हेलो एवरीवन। आज हम सीओसी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। जैसे देखते हैं यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ जैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस क्लोरीन की जगह अल्कोहल का OH आके लग रहा है। तो क्लोरीन इज़ नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इस ग्रुप के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये हटेगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, यानी सब्सटीट्यूट हुआ है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा है, ये क्लोरीन और इसके बीच का बॉन्ड तो टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है OH और इथाइल ग्रुप के बीच में। तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पुराने बॉन्ड तो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं ड्यू टू। अब कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, बॉन्ड टूटना यानी इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं वहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण ही कोई भी रिएक्शन होती है। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में डिफरेंस था। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसी भी रिएक्शन में। जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मीज़ोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो जो ये वाले ग्रुप्स हैं, ये इंडक्टिव, ये इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, मीज़ोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये तीनों कैसे हैं, ये परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, मतलब ये परमानेंट होते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमेरिक है और इंडक्टोमेरिक हैं, ये कैसे हैं, ये टेम्परेरी हैं। आगे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपको पता ही होगा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो भी आगे देखेंगे हम क्या होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, जैसे जो सिंगल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो इधर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिंगल बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के होते हैं ना, तो जहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो आप कि क्लोरीन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो अच्छी बात होती है, वो चीज़ मोर स्टेबल होती है। जैसे आगे हम स्टेबिलिटी भी कंपेयर करेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो मोर स्टेबल होगा। तो ये चीज़ आगे हमें काम आएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। यहाँ पे तो सारे ही कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो इसलिए यहाँ पे आई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगला देखो, यहाँ पे Z है, Z कोई अलग एटम है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या तो अगर ये Z ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, लेकिन अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, मतलब जाने देगा अपने से दूर। तो यही होता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अदरवाइज डोनेट कर देगा। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर ईदर अट्रैक्टेड, या तो अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे। किसके कारण, Z ग्रुप के कारण। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि जो ड्राइविंग फोर्स है आई इफेक्ट का, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो करवा कौन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इसमें देखो, ऊपर वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, तो वहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। तो अगर हमारे 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी हमें वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
आगे देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कोई पास होगा ना तो वहाँ पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग पाएगा, अगर कोई दूर होगा तो वहाँ पे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। जो प्लस आई होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, प्लस मतलब दे रहे हैं और माइनस मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे जैसे दिखा रखे हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखा रखा है, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी यहाँ पे दिखा रखी है। तो जैसे देखो, अब CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, F माइनस, ये दिए हुए हैं हमें 4। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि किस में इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो वो क्यों देने लगा किसी को इलेक्ट्रॉन्स? तो वो प्लस आई इफेक्ट कम शो करेगा। तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अगर कन्फ्यूज़न होती है ना तो नाम से भी देखा करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव है वहाँ पे, यानी कमी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, यानी वो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझ सकते हैं। तो उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, यानी प्लस आई शो नहीं करेगा, सबसे कम शो करेगा। ऑक्सीजन देखो, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है और उससे ज़्यादा फ्लोरीन की है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इधर, यानी प्लस आई इफेक्ट कम होगा। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा? CH2, देन NH, देन O ग्रुप और देन फ्लोरीन। तो ये हो गया। अगला एक मिथाइल, इथाइल, कोई भी अल्काइल जो ग्रुप होते हैं ना वो क्या शो करते हैं? वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये याद रखना। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स उतने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे इस कार्बन के अराउंड 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, तो 3 जुड़े हुए हैं तो ये ज़्यादा प्लस आई शो करेगा। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं तो ये कम प्लस आई शो करेगा। यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है तो ये सबसे कम प्लस आई शो करेगा। तो प्लस आई क्यों बढ़ता जा रहा है इधर आते हुए? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स का नंबर बढ़ रहा है, और अल्काइल ग्रुप हमारा, उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं। और अगर हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, जैसे देखो एक दिया हुआ है तुम्हें O2 माइनस और एक दिया हुआ है O, और तुमसे पूछ रहे हैं प्लस आई किसका ज़्यादा होगा, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका प्लस आई ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू न्यूट्रल। नेगेटिव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर 2 माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन फालतू हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, माइनस का चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये देना चाहेगा ना, तो ये प्लस आई शो करेगा ज़्यादा। तो इन दोनों में से किसका प्लस आई ज़्यादा होगा? माइनस चार्ज वाले का। तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज का जो प्लस आई होता है वो न्यूट्रल से ज़्यादा होता है। अगला आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, वही होते हैं आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है लेकिन मास डिफरेंट है, 1 2 3। तो आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा प्लस आई होगा, देन ड्यूटेरियम और देन हाइड्रोजन, ये जनरल बस याद रखना। उसके बाद आते हैं माइनस आई नेचर। माइनस आई नेचर अगर तुम देखोगे, यहाँ पे 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 एच ग्रुप जुड़े हुए हैं। वैसे तुम्हें देखने से क्या लगेगा, भाई 3 आर ग्रुप है, आर ग्रुप तो प्लस आई शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं, तो इसका माइनस आई, प्लस आई ज़्यादा है ना इसका, जो इसका प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए NH3 से, लेकिन माइनस आई तो कम होना चाहिए। अगर किसी 2 चीज़ें हमारे पास A और B, अगर A का प्लस आई ज़्यादा है तो B का माइनस आई ज़्यादा होगा, मतलब उल्टा हो रहा है ना, प्लस आई इज़ अपोजिट टू माइनस आई। तो अगर किसी का प्लस आई ज़्यादा है तो उसका माइनस आई कम होगा, ऐसा ही होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्यों है वो भी देखते हैं। NR3 का प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए था, प्लस आई ज़्यादा होना चाहिए था, यानी माइनस आई कम होना चाहिए था, लेकिन इसका माइनस आई ज़्यादा है। NR3 का माइनस आई ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? NH3 प्लस से। क्यों ज़्यादा है अब वो देखते हैं। देखो ये जो N है ना, N के ऊपर 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, R R R 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या शो करना चाहिए था? प्लस आई ज़्यादा शो करना चाहिए था, माइनस आई कम शो करना चाहिए था, लेकिन ये माइनस आई क्यों शो करता है? क्योंकि ये आर ग्रुप बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत ज़्यादा बल्की है, उसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो इसका जो आर का इफेक्ट है ना, वो नाइट्रोजन के ऊपर ख़त्म हो जाता है, ये बहुत दूर चले जाते हैं तो इसका इफेक्ट ख़त्म होता है, और ये ऐसे बिहेव करता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। हुआ क्या? आर ग्रुप बल्की होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और उसकी वजह से हैवी रिपल्शन हुई वहाँ पे, वो दूर चले गए आर ग्रुप। तो उसके कारण नाइट्रोजन सिर्फ दूर चले गए, तो क्या हुआ? नाइट्रोजन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसके पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूर है तो मतलब होना या ना होना बराबर हो गए ना। तो इसलिए ये अकेले नाइट्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है, इसको लग ही नहीं रहा, इसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा कि इसके पास कोई आर ग्रुप भी है। तो इसीलिए आर ग्रुप का तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर है या नहीं है, तो इसलिए इसका माइनस आई ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? NH3 प्लस से। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, N बीइंग अ स्मॉल एटम, तो वहाँ पे 3 बल्कि आर ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे हैवी रिपल्शंस होंगी। क्या होगी वहाँ पे? हैवी रिपल्शंस होगी, ड्यू टू विच बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन और आर के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, डिस्टेंस इंक्रीज तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल। सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ दीज एल्काइल ग्रुप, जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं उनका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, और ये ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे नाइट्रोजन वहाँ पे अकेला है, कोई आर ग्रुप वहाँ पे है ही नहीं। अगला देखो, माइनस आई की बात करते हैं। माइनस आई, प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, बहुत बार ना हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है कि इस ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा है या इस ग्रुप का ज़्यादा है, तो ये याद रखने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। एक ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। 4-5 बार आप इस ट्रिक को मेमोराइज़ करोगे तो ईजिली याद हो जाएगी। तो एक बार बस देख लो, NF3 प्लस NR3 प्लस, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 3 आगे आना था, तो ये NF3 प्लस है, ये NR3 प्लस, ये SR2 प्लस, और ये NH3 प्लस, NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2 माइनस, SO3H, साइनाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोक्सी ग्रुप, OR, हाइड्रोक्सी, OH, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन, ये NH2, और ये बेंजीन, ये ईन, और ये हाइड्रोजन अकेला। ट्रिक क्या है यहाँ पे? देखो, NF मतलब ना फरान, N से ना, F से फरान, NR मतलब ना ऋतिक, ना ऋतिक, SR मतलब शाहरुख, ना फरान, ना ऋतिक, शाहरुख, और NH मतलब ना हितेश। देखो देखो क्या बोल रही हूँ मैं, NF से ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हितेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना, अली, एल्डिहाइड अली, कार फिर कल बाहर आई, और अल्कोहल एल्काइन नहीं, बेंजीन ईन है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हितेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना, अली। ये सलमान बस ये याद करने के लिए बोला है। कार फिर कल बाहर आई, और अल्कोहल एल्काइन नहीं, बेंजीन ईन है। दोबारा रिपीट करो, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हितेश। इससे ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हितेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना, अली, कार फिर कल बाहर आई, और अल्कोहल एल्काइन नहीं, बेंजीन ईन है। रिपीट करो, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हितेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना, अली,
कार फिर कल बाहर आई और अल्कोहल एल्काइन नहीं बेंजीन ईन है। तो इस ट्रिक से हम माइनस आई नेचर याद रख सकते हैं कि इसका ज़्यादा है इससे, इसका ज़्यादा है इससे। तो ये ट्रिक यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हमें कोई कार्बन दिया हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन दूर करेगा? इलेक्ट्रॉन्स दूर करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब शांत होगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं ना, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन होते हैं? प्लस आई वाले ग्रुप। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के। तो प्लस आई वाले जितने भी ज़्यादा ग्रुप जुड़े होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, यानी स्टेबिलिटी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमें जहाँ भी चार्ज होगा ना उसको ख़त्म करना है, उसको कम करना है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी उससे हमारी। तो ये कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करना है। कम करने के लिए हमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो इसको कम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले यानी प्लस आई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हमें वहाँ मिल गए ना, माइनस आई वाले ग्रुप मिल गए, तो वो तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो माइनस आई वाले ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। जैसे मान लो कार्बोकेटाइन है, उसके ऊपर माइनस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे तो यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज और बढ़ा देंगे। चार्ज और बढ़ा दिया मतलब स्टेबिलिटी कम कर दी, क्योंकि चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगला कार्बो एनायन है। एनायन मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम करने वाले ग्रुप चाहिए। मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने पड़ेंगे, तो यानी माइनस आई वाले ग्रुप चाहिए यहाँ पे। तो माइनस आई वाले ग्रुप जुड़े होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई बाय में प्लस आई। और ये वही बता रखा है, चार्ज कोई सा भी हो उसको हमें कम करना है, तो चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी के। परसेंटेज एज करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ पे परसेंटेज एज करेक्टर ज़्यादा। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल रिंग हमेशा क्या शो करती है? माइनस आई। स्मॉल रिंग क्या शो करती है? माइनस आई। और लार्जर रिंग, बड़ी रिंग क्या शो करती है? प्लस आई। छोटी रिंग माइनस आई शो करेगी, बड़ी रिंग क्या शो करेगी? प्लस आई शो करेगी। जैसे स्टेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने वाले। यहाँ पे तो एक है इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ दो हैं और यहाँ कितने हैं? तीन है। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देने वाले ज़्यादा हैं तो चार्ज को कम कर देंगे बिल्कुल ही, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे देने वाले कम हैं तो इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी वाला, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी वाला उससे कम स्टेबल और प्राइमरी वाला सबसे कम स्टेबल। तो अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं। डिस्पर्स मतलब कम करना, एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इसीलिए टर्शरी की स्टेबिलिटी इज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन से भी स्टेबल होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये तो प्राइमरी है, इसके इस साइड भी जुड़ा हुआ है, इस साइड भी जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसके तीनों साइड जुड़े हुए हैं ग्रुप्स, तो ये टर्शरी हो गया। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर ये टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी नहीं भी याद आ रहा तो सिंपल देखो, इसको देने वाला एक है तो इसको देने वाले दो हैं, इसको देने वाले तीन हैं। यहाँ पे देने वाले ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। लॉजिकली भी देख सकते हो अगर आपको वैसे नहीं याद आता, और ऐसे ज़्यादा इजी लगेगा आपको। पर क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व करना होता है तो नॉर्मल भी याद होना चाहिए। ये तो सिंपल सा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ी रिंग है,
तो ये प्लस आई शो करेगी, प्लस आई शो करेगी तो इलेक्ट्रॉन दे देगी इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज कम कर देगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये छोटी रिंग है तो माइनस आई शो करेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ गया। सोचो पॉजिटिव चार्ज वो पहले है तो माइनस आई वाला ग्रुप उसके ऊपर जुड़ गया, यानी और इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा रहा है, चार्ज बढ़ा रहा है, यानी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो स्मॉलर रिंग शो माइनस आई, तो वो क्या कर देगी, पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगी, तो स्टेबिलिटी वहाँ कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में लार्जर रिंग प्लस आई शो करता है, वो तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा और स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। एक चीज़ देखो, ये देखो ये प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है Z, और ये शो करता है प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, ये तो दे रहा है तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इसीलिए ऐसे होता है। यहाँ देखो ये माइनस का चार्ज है, माइनस के चार्ज है तो यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो माइनस का चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 जुड़ गए तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ 2 जुड़ गए तो स्टेबिलिटी उससे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ एक ही जुड़ा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखो अगर माइनस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, लेकिन एल्काइल ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ये नॉर्मल भाषा में हमने समझा, इसको हम वैसे क्या बोलेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाना यानी स्टेबिलिटी कम होनी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे तो देने वाला 1 है, यहाँ देने वाले 2 हैं, यहाँ देने वाले 3 हैं। नेगेटिव चार्ज को देने वाला नहीं चाहिए, क्या चाहिए, खींचने वाला इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ देने वाले जुड़े हुए हैं तो गलत बात है ये। तो यहाँ तो 1 ही जुड़ा हुआ है तो फिर भी स्टेबल है ये, यहाँ 2 जुड़े हुए हैं तो उससे कम स्टेबल होगा, यहाँ 3 जुड़े हुए हैं तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को देने वाले नहीं चाहिए। कौन चाहिए नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपना चार्ज कम करना है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले चाहिए, जो उसका चार्ज कम कर देंगे, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। ये वैसे समझा हमने। दूसरी तरीके से क्या समझ सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तो 1 ही जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज को ये बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, तो 3 जुड़े हुए हैं, तो 3 जुड़े हुए हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे। ये तीनों डोनेट करने वाले हैं ना, तो तीनों क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। चार्ज बढ़ाना यानी स्टेबिलिटी कम। तो मोर द एल्काइल ग्रुप, जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा उतना नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। अब देखो अब क्या है यहाँ पे, ये छोटी रिंग है, ये बड़ी, ये उससे बड़ी, तो बड़ी रिंग प्लस आई शो करेगी। प्लस आई शो नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए, यानी माइनस आई वाला ग्रुप चाहिए, तो ये माइनस आई शो करेगा तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा। ये प्लस आई शो करेगा, ये स्टेबल कम होगा। रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये एक्स कोई ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल आया, इसकी जगह ले ली, यानी न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, एक SN1 होती है, एक SN2। पहले आपको बताते हैं SN1 और SN2 होती क्या है। SN1 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है, 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन के साथ कोई X जुड़ा हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ये माइनस ये प्लस, तो क्या फॉर्म हो गया हमारा कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये 2 स्टेप हो गए। तो इसमें SN1 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है ना, तो इसलिए SN1 जो रिएक्शंस होती हैं उनकी रिएक्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। अगली होती है SN2 सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये CX है,
ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इधर से तो ये आ रहा है और इधर से ये जा रहा है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो साथ ही आना है और उसी टाइम जाना भी है, तो यहाँ पे भीड़ कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो पर एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी में एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भीड़ कम है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा देन सेकेंडरी देन टर्शरी, क्योंकि SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस से देखते हैं रिएक्टिविटी, लेकिन SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। तो कार्बोकेटाइन तो हमारा टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इसीलिए जो SN1 है उसमें तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, लेकिन SN2 में रेट ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी की ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है SN1 में टर्शरी की ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और SN2 में उल्टा होता है, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, देखो ये कार्बोनिल है, होगा क्या, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज होता है, और वो माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस के ऊपर, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। देखो हुआ क्या, ये था हमारा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हुए क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव के पास, कर दिया अटैक, जुड़ गया इसके पास। अब ये नेगेटिव चार्ज रह गया, तो यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एडिशन हुआ है। और किसके ऊपर एडिशन, किसका एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसलिए हमने बोला इसको कि कार्बोनिल ग्रुप्स क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब एक चीज़ देखो, इसका मैकेनिज्म देखा था ना आपने, तो इसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कार्बन के ऊपर, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छे से अटैक कर पाएगा, उतना जल्दी अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि यहाँ भीड़ भाड़ ना हो, अगर भीड़ होगी तो नहीं आ पाएगा ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और भीड़ कम होनी चाहिए। दो चीज़ें, क्या, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और भीड़ कम होनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे से रिएक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन होगी। और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ देखो, यहाँ आर है, यहाँ एच है, यहाँ दोनों जगह ही आ रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे दो जगह दो आर ग्रुप है, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, तो ये कम रिएक्टिव होगा। तो इसलिए एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से अगर बोलना है कह देंगे ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो एक्टिव हाइड्रोजन है एल्डिहाइड के पास, इसलिए एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो इसको हम प्लस आई इफेक्ट से भी शो, एक तो हम भीड़ वाले स्टेरिक हिंड्रेंस से तो हमने देख लिया भाई ये एच है, यहाँ पे दो आर ग्रुप है तो भीड़ ज़्यादा है। दूसरा हम क्या समझ सकते हैं, आर ग्रुप क्या करते हैं, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ये कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज को क्यों कम करा इन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है ना अल्काइल ग्रुप की, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही प्लस आई वाला है, यहाँ दो प्लस आई वाले हैं, दो प्लस आई वाले हैं, तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा कम कर देंगे। लेकिन हमें तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना कार्बन के ऊपर, तो इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो यहाँ CF3 है, यहाँ CCl3 है, यहाँ CBr3, यहाँ CI3। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचता है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की और सबसे लास्ट में आयोडीन की। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दूसरा हम इनके साइज से भी समझ सकते हैं।
फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो बढ़ेगी ना। दूसरा देखो, ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, तो यहाँ एक जुड़ा हुआ है, यहाँ दो जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस से भी समझ सकते हैं, यहाँ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ दो दो जुड़े हुए हैं। और तीसरा ये देखो, ये वाला, ये CH3 है, ये फिनाइल है, ये वैसे तो माइनस आई शो करेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, तो इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है ये इन सब में से, क्योंकि ये बल्कि है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो दो चीज़ें देखनी है ना हमें, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखनी है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी देखना है कि ज़्यादा आना चाहिए। 4 दिए हुए हैं, इनमें से पूछा कौन सबसे ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा HCN के साथ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो करता है ये भी। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक मिथाइल है, मिथाइल है तो प्लस आई शो करेगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे CF3 है, CF3 तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो माइनस आई शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए हमारा यही होगा। ये लिखा हुआ है एज इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। आगे देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे इनको भी हम। तो देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के और प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखो, कोई भी एसिड है COOH, तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, तो जो H+ देगा उसी को बोलेंगे ना एसिड। एसिड कौन होता है, जो H+ देगा। तो ये देखो, H ने जाना है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जो इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये स्टेबल ही नहीं होगी ना ये चीज़, क्योंकि हाइड्रोजन के जाने के बाद वो चीज़ स्टेबल भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन खींच सके। इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है, माइनस आई वाले ग्रुप। दोबारा देखो, हमारा एसिड कोई भी तब स्टेबल होता है जब हाइड्रोजन जाने के बाद जो चीज़ बचे ना, हाइड्रोजन जाने के बाद देखो एसिड है हमारा, एसिड क्या करता है, H+ को रिलीज़ कर देता है, तो एसिड H+ को रिलीज़ करने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं उसका कंजुगेट बेस है। वो किसी एसिड में से जब H+ हम रिमूव कर देते हैं तो उसमें जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसका क्या है, कंजुगेट बेस है। ठीक है, तो कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तभी वो एसिड अच्छा एसिड होगा। अगर वो बाद में स्टेबल ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा, उसने दे तो दिया लेकिन वो खुद ही स्टेबल नहीं रहा, तो उसको हम अच्छा एसिड नहीं बोलेंगे, तो वो जाना ही नहीं चाहेगा। कोई H+ को तभी जाने देगा ना जब वो बाद में खुद स्टेबल होगा। हम पैसे किसी को तभी देंगे ना अगर हम खुद फाइनेंशियल स्टेबल होंगे। अगर हमने किसी को पैसे दे दिए लेकिन बाद में हम ही अनस्टेबल हो गए तो क्या फ़ायदा उसका, तो हम नहीं देना पसंद करेंगे। तो कोई भी ऐसे ही कोई भी एसिड H+ तभी देना पसंद करेगा जब वो बाद में खुद स्टेबल हो जाए, यानी उसका कंजुगेट बेस खुद स्टेबल हो जाए। तो ये बाद में इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो वो स्टेबल तब होगा ना जब उसका माइनस चार्ज कोई कम कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन कोई खींच लेगा उसके थोड़े से, तो यानी माइनस आई ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ में हमें इलेक्ट्रॉन, लेविस बेस का नाम सुना होगा, लेविस एसिड, लेविस बेस। लेविस बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो डोनेट करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, यानी प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इसके ऊपर ध्यान मत दो, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। और दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है हमें, एसिड्स से में से जब H+ रिमूव हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो हमने क्या करना है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। वो एसिड जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या लिखा हुआ है, वो एसिड हुज कंजुगेट बेस इज़ मोर स्टेबल, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है। द बेस हु कैन ईजिली डोनेट लोन पेयर्स दैट विल बी मोर बेसिक, जो इस बेस के पास जो इजीली डोनेट कर पाएगा लोन पेयर्स वो ज़्यादा बेसिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करो, अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की होती है sp2 और सिंगल बॉन्ड की होती है
sp3। अभी हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा s करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो sp में s और p दो चीज़ें हैं, तो 50-50 हो गया। तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना है, 50%। कितना परसेंटेज s करेक्टर है, 50%। इसमें तीन चीज़ें हैं, 2 p और 1 s, तो 33 अप्रॉक्सीमेट। इसमें s करेक्टर कितना है, 33%। कितना है, 33। और इसमें चार चीज़ें हैं, तो 100 को 4 में बांट दो, तो इसमें कितना है s करेक्टर, 25%। तो एस करेक्टर किस में ज़्यादा है, एस पी में ज़्यादा है। तो एस करेक्टर ज़्यादा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एस पी, उससे कम ये, उससे कम ये। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे स्टेबल होगा, फिर उससे कम ये और उससे कम ये। तो इसलिए एसिडिक करेक्टर भी ऐसे ही होगा, अल्काइन इज़ मोर एसिडिक देन एल्कीन, और एल्कीन इज़ मोर एसिडिक देन एल्केन। अगला देखो, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस आई, अभी हमने पढ़ा था एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो फ्लोरीन ज़्यादा माइनस आई शो करेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर इससे ज़्यादा होगा और इसका इससे ज़्यादा होगा ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। आगे देखो, तीन चीज़ें हैं ये, एक तो CH3COOH, दूसरा CH3CH2 और ये NO2। देखो इसके ऊपर तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ, और इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इस पर एक NO2 ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। NO2 क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है। माइनस आई शो करेगा, पहले इसका पता क्या करो, अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है ना एसिडिक कौन है, तो उसका कंजुगेट बेस बना के देख लो। तो हमने तीनों का कंजुगेट बेस बना लिया, इसका भी बना लिया, H रिमूव करके, इसका भी बना लिया और इसका भी बना लिया। तो इसमें देखो NO2 वाले में देखो, ये माइनस आई को कम करना है ना हमें, क्योंकि स्टेबल होना चाहिए कंजुगेट बेस। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी माइनस आई को कम कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा, स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये सबसे एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, और ये बीच का। और अगर ऐसे कंजुगेट बेस वाला लेंथी लग रहा है तो सिंपल, अगर जल्दी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम सिंपल इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। माइनस आई, एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, अभी पढ़ा था ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो ये माइनस आई शो कर रहा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसलिए सी सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन ए, और सबसे लास्ट में बी। अगला देखो, NO2 क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है, ठीक है। तो ये माइनस आई शो करता है तो अच्छी बात है, एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा इन तीनों का, यानी ए वाले का सबसे कम हो जाएगा। अब इन तीनों को देखो, ज़्यादा माइनस आई कहाँ लगेगा, जो पास है, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा माइनस आई का इफेक्ट कम होता जाएगा, तो इसलिए ऑर्थो वाला ज़्यादा, जो इस पोजीशन पे है, दिस इज़ मोर एसिडिक, और ये सब उससे कम और ये उससे कम, और सबसे कम तो ए ही है क्योंकि उस पर तो माइनस आई वाला ग्रुप ही नहीं जुड़ा हुआ। अगला देखो, फ्लोरीन यहाँ पे पास जुड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा और दूर हो गया, यहाँ थोड़ा और दूर हो गया, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट कम होएगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये सबसे पास जुड़ा हुआ है, उससे कम और सबसे कम। इन दोनों में देखो, यहाँ पे दो एसिडिक ग्रुप है तो दिस इज़ मोर एसिडिक, यहाँ एक है तो ये कम एसिडिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ NH2, बेस कौन ज़्यादा होता है, जो बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, यहाँ तीन जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे, तो इसलिए टर्शरी अमाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। लेकिन ये किस में होता है, गैशियस स्टेट में, ये याद रखना है। एक्वा स्टेट में अलग केस होता है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें देखो, ये CH3NH2, ये इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे OH है, होगा क्या, देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ये ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, तो ज़्यादा प्लस आई शो करेगा तो ये ज़्यादा बेसिक होएगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगी, तो ये कम बेसिक होएगा। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फ़र है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, मतलब बेसिक कम होएगा। तो यहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया। इंडक्टिव इफेक्ट के हमने सारे एप्लीकेशंस देखे, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इंडक्टिव इफेक्ट के सारे एप्लीकेशंस ख़त्म कर लिए। अगले
वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।